नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका इस शाला में। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण अभिक्षमता। जैसा कि हम सबको पता है कि यूजीसी के अपने सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, देन उसके बाद में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें हमारी 10 यूनिट्स आती हैं, जिसमें 10 यूनिट्स जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इस तरीके से हमारी 10 यूनिट्स होती हैं। तो उनमें प्रथम यूनिट हमारी होती है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति। तो उस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। उसका एक हमने टॉपिक लिया है शिक्षण के सिद्धांत। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, लेकिन टॉपिक पे बात करेंगे जिनसे बेहतर तरीके से हमको शिक्षण अभिवृत्ति जानने की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट पेपर की लेते हैं। फर्स्ट पेपर में हमारा शिक्षण अभिक्षमता पहला यूनिट। शिक्षण अभिक्षमता में हमने लिया है यूनिट शिक्षण के सिद्धांत। तो आपको ये पता होगा, जैसे हमारे पीछे चार्ट है, कि शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है सामान्य सिद्धांत, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। ये हमारे 12 सिद्धांत होते हैं शिक्षण के। 12 सिद्धांत सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं हमारे 8 सिद्धांत। ठीक है, तो अंतर्गत होते हैं। लेकिन आपको इससे पहले समझाने से पहले एक चीज ये मैं बता दूं आपको कि ये सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से निष्कृत हुए निकले हैं ये सब। कि जैसे सामान्य सिद्धांत में बहुत सारी ऐसी प्रेरणादायक चीजें हैं, रुचिवर्धक चीजें हैं जो छात्रों के लिए होती हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि शिक्षण अभिक्षमता में लायबिलिटीज टीचर के ऊपर होती है बनस्बत छात्रों के लिए। तो छात्रों से ज्यादा जो लायबिलिटीज होती है, जैसे कि हम लोग हमेशा पढ़ते रहे कि छात्र जो है तो शिक्षण केंद्रित आश्रित चर होता है छात्र, और निराश्रित चर स्वतंत्र चर होता है हमारा शिक्षक। तो ये हमारी एक पॉलिसी है। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम लोग नोट करते हुए चलेंगे, बात को समझते हुए चलेंगे, तो आगे चल के हमको बहुत दिक्कत नहीं होगी। अच्छी खासी हम लोगों की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी, बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करिए। मैं इधर आ जाता हूं। सबसे पहले हमारा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको ये पता होगा प्रेरणा का सिद्धांत ये मानव स्वभाव है कि प्रशंसा की तो खुश हो गए, थोड़ा सा आलोचना कर दी तो हम मायूस हो गए। तो छात्रों में सबसे बड़ी चीज होती प्रेरणा। शिक्षक केंद्रित है, मैं बता रहा हूं आपको, केंद्रित है शिक्षण के ऊपर। शिक्षण के दौरान हमारी अधिगम प्रक्रिया आती है और उसके अंतर्गत हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। ये सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आपको पहले ये बेहतर समझना होगा कि प्रेरणा का सिद्धांत है। प्रेरणा से क्या मतलब है, यहाँ गतिविधि क्रियाशीलता से क्या मतलब है, ये सब शिक्षक और स्टूडेंट छात्र इन दोनों के अंतर्गत की बातें चीजें हो रही है। ठीक, बातचीत हो रही है। तो बेहतर समझिए प्रेरणा का सिद्धांत छात्रों के लिए जैसे क्या कर दिया था, हम लोग बड़ी तारीफ कर देते हैं तो खुश हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा आलोचना कर दी तो मायूस हो गए। ये मानव प्रगति है। लेकिन छात्रों के लिए हमें ये करना चाहिए कि उनको उनकी प्रेरणा, बेसिकली हमको ये जानना चाहिए कि शिक्षा के दौरान किसी भी टॉपिक को समझाना है तो वो बेहतर तरीके से प्रेरणादायक होनी चाहिए उनके लिए। उनकी प्रेरणा जाननी चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए किसी को। और ये किस तरीके से होता है, जैसे कि एक एजुकेशन बूस्टर जिनको बोलते हैं, एजुकेशन बूस्टर होने चाहिए। जैसे कुछ कुछ उदाहरण दे दिए कि मतलब जैसे हनुमान जी के लिए बोला जाता था कि भाई उनको पहले उनकी शक्ति याद दिलाओ, फिर जाकर के वो समुद्र लांग जाएंगे, 7 योजन पार कर जाएंगे। तो उनको स्टूडेंट्स में क्या होता है, उनको बात याद दिलानी, बेटा तुम कमजोर मत बनो, तुम कर सकते हो, तुम इसको समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर बैठा है इसलिए। तो इसके अंतर्गत हमारा आता है प्रेरणा। सिर्फ प्रेरणा देनी होती है। इससे जुड़े कुछ मतलब अगल बगल के कुछ टॉपिक हैं, आगे चलते जाएंगे, हम लोग समझ लेंगे एक बार तो चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, कुछ अंधकार दूर होगा हमारी नजरों से। गतिविधि या क्रियाशीलता का सिद्धांत भी। गतिविधि या क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है, मॉन्टेसरी और बहुत सारे ऐसे किंडरगार्टन, डाल्टन, ऐसे बहुत सारे विद्वान दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने इस विधि का बहुत पुरजोर समर्थन किया है, इस विधि का, सिद्धांत का। इसमें क्या था कि इसमें करके सीखने की प्रक्रिया होती थी स्टूडेंट्स के लिए, करके सीखने की। तो बात समझिए करके सीखने का क्या मतलब कि जैसे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास में एक क्विज तैयार करते हैं। तो क्विज के लिए किसी स्टूडेंट को हमने दे दिया कि 5 क्वेश्चन आप बना के लाइए, 5 क्वेश्चन आप बना के लाइए। तो जब स्टूडेंट्स के ऊपर लायबिलिटीज आती है और उसका प्रत्युत्तर जब टीचर उनको देता है तो उससे भी उनकी एक एलिजिबिलिटी जो होती है ना स्टूडेंट्स की अपनी खुद की, तो वो चीज़ निखर के आती है कि नहीं मैं इस लायक हूँ, इसलिए मुझे सर ने दिया है और ये मुझे टास्क करना है, मुझे असाइनमेंट तैयार करना है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए होता है करके सीखना। जब तक करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। ठीक है, ये गतिविधि या क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है।
रुचि का सिद्धांत, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि छात्रों के अंदर किसी विषय वस्तु को लेकर के अगर रुचि होगी तो हमारी अधिगम प्रक्रिया प्रायः बहुत अच्छी प्रभावी हो ही जाएगी, अगर उनकी रुचि के हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपका मन है आज मूर्छना जानने का, पता चला हम नाद लिए बैठे हुए हैं, तो आप भी कहेंगे कि अरे क्या हो रहा है, तो मूर्छने का आज मन था समझने का। तो इस तरीके से आपके जो रुचि होती है छात्रों की, और उसके आधार पर अगर शिक्षण होता है, अधिगम क्षमता बढ़ती है, तो उसके लिए प्रभावी अधिगम हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, कहने की बात है कुछ भी विषय वस्तु अगर समझाई जा रही है, अधिगम प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे कुछ उदाहरण, जैसे अभी मैंने बताया था ना एजुकेशन बूस्टर, ये कुछ ऐसे एक्साइटमेंट वाले बूस्टर होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो स्टूडेंट के ऊपर उनके लाइफ स्टाइल में ही वो चीज आ रही होगी। ठीक है, कि उनके लाइफ स्टाइल से जोड़ना, कि भाई जैसे कि आप बहुत मेहनत करते हो, पैदल चल के आते हो ना, और बहुत अच्छा आप स्कूल आते हो, पढ़ते हो, इतना बैग लाते हो, सब कुछ लाते हो, तो क्यों ना आप बेटा इतना टाइम के लिए आ रहे हो तो थोड़ा सा बैठ के पढ़ो, चीजों को पढ़ो, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा पूछो, लेकिन पढ़ो, मस्ती नहीं करो। ठीक है ना। ये जीवन के साथ जोड़ना, उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशन चीजें होती रहती होंगी, कुछ घटना ऐसी हुई होंगी, जैसे कि उनके एक ही घर में दो भाई, एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, एक नहीं अच्छा पढ़ने वाला है, तो उसकी हमको याद दिलानी है जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। बेटा आपका भाई ना बहुत अच्छा पढ़ता है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए नहीं कि कंपटीशन करना है, इसलिए कि बेटा पढ़ के सब बहुत अच्छा होता है, लोग पढ़े लिखे होते हैं और उनके अंदर नैतिक मूल्यों का गुणवत्ता परक बहुत अच्छी जांच होती है, वो बहुत अच्छे समाज में प्रतिनिधि होते हैं, जो छात्र होता है समाज का प्रतिनिधि होता है, ये हम सबको पता है। इस तरीके से कुछ अच्छी चीजें जोड़ना जो उनके जीवन में घटित हो गया हो, तो उनको इंस्पिरेशन आती नहीं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर। ठीक है, आगे चलते हैं लोग। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, कोई भी कार्य बिना उद्देश्य का नहीं होता है, सारे के सारे का सदोष ही होते हैं। तो उद्देश्य हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो अब निश्चित कार्यों का उद्देश्य में जाना है कि किसी भी कार्य का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता ही है। ठीक वैसे ही शिक्षण का भी एक अपना एक उद्देश्य होता है, जैसे मैंने बताया अधिगमकर्ता के व्यवहार में नैतिक मूल्यों में गुणवत्तापरक जांच करवाना। तो ये जो चीजें होती हैं हमारे इसके अंतर्गत आती है, किसके निश्चित उद्देश्यों के अंतर्गत। शिक्षण प्रक्रिया का, शिक्षण कार्य का भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि छात्रों को अंदर जो नैतिक मूल्य है उसकी गुणवत्तापरक जांच करना और उसको रचना धर्मिता बनाना और समाज का प्रतिनिधि बनाना, सशक्त प्रतिनिधि बनाना। ठीक है, तो ये इसका कारण होता है। अब हम लोग समझते हैं व्यक्तिगत मतभेदों की पहचान। यहां मतभेदों से मतलब आपसी रंजिश से नहीं है, मतभेदों का मतलब होता है हमारा कि जैसे सभी व्यक्ति हर तरह से, रहन सहन से, खान पीन से, उठन बैठन से, रंग रूप से, विचार विमर्श से, अपनी बौद्धिक क्षमता से हर तरीके से भिन्न होते हैं। तो उस भिन्नता को जो टीचर होता है वो समझ करके कि दो स्टूडेंट्स है, एक को कुछ पसंद है, एक को कुछ पसंद है, तो दोनों के स्तर पे जाना, स्टूडेंट के स्तर पे जाना और दोनों के स्तर को समझना, देन उसके बाद अधिगम प्रक्रिया स्टार्ट करना। अधिगम प्रक्रिया हमारा होता है लर्निंग प्रोसेस, अधिगम लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज करना, तो स्टूडेंट्स में थोड़ा सा एक ये भी फील आता है कि नहीं, हमारी स्थिति है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, टीचर ने हमको उससे थोड़ा सा नीचे होकर के हमको बूस्ट करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। तो ये होती आपसी मतभेद। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो यही पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना हो तो पढ़ो, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से प्रयास करिए कि यहाँ पे व्यक्तिगत मतभेदों का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, चयन का सिद्धांत। वर्तमान समय में ज्ञान का स्तर दिन ब दिन बढ़ रहा है, जैसा कि आपको पता है। तो टीचर को क्या चाहिए कि वस्तुतः वो और चीजों को लेकर के अद्यतन प्रयास करता रहे। अद्यतन प्रयास का मतलब अपडेटेड रहना चाहिए, सिलेबस के प्रति अपडेट रहेगा, तभी वो अच्छी से अच्छी जानकारी देगा, और वो जो जानकारी होगी छात्रों के लिए बहुत अच्छी जानकारी हो तो होगी और ज्ञानवर्धक भी होगी। क्योंकि अपडेट अगर हमको कोई भी जानकारी मिलती है तो वो हमारे लिए ज्ञानवर्धक तो होती है ना, हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये हमें देगा कौन, जानकारी कौन देगा, हमारा टीचर। तो टीचर सबसे पहले अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये नियम हमारा किसमें आता है, चयन के सिद्धांत के ऊपर। अब योजना का सिद्धांत करना। देखिए किसी भी सिलेबस है आपका, देखिए आपका एक बहुत बड़ा सिलेबस है, जो फर्स्ट पेपर का ही सिलेबस ले लिया हमने। तो जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स आती हैं, तो 10 यूनिट्स में भी पहली यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता। अब वो शिक्षण अभिक्षमता में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो उसमें से एक टॉपिक ले लेना हमको। तो हमने एक योजना बनाई कि उन 10 यूनिट को सिस्टमेटिक करें, पहले सरल 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 सरल, ऐसे अपना एक स्टेप टू स्टेप चले। पहले ही मैंने इतना कठिन ले लिया सब्जेक्ट, तो पहले ही परेशान हो गया, अरे ये क्या हो गया भाई, इतना कठिन ले लिया तो आगे चल के और कठिन होगा, मानसिकता होती है।
तो इस चीज को आप बेहतर समझिए, योजनाबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से क्रियान्वयन करना और उसकी गतिशीलता देना, उसको छात्रों के प्रति प्रेषित करते रहना ज्ञान को अपने। ठीक है, तो यहाँ पे एक योजना बनाई जाती है सिलेबस की, और यहां योजना बनाने के बाद में उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि 9वां नंबर है ना, विभाजन का सिद्धांत। तो उस सिलेबस को छोटे छोटे अंकों में विभाजित कर दिया, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हमने 10 यूनिट्स पे फर्स्ट पेपर बना लिया, देन फर्स्ट पेपर में भी मैंने क्या किया, उसको बहुत सारे यूनिट्स में निकाल दिया, जिसमें से हमने एक यूनिट ले ली शिक्षण के सिद्धांत, उसी तरह शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण कैसे होता है, उसमें मूल्यांकन कैसे होता है, प्रतिपुष्टि कैसे होती है, ये सब चीजें उसके सब टॉपिक्स हैं, हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, उसको छोटे से टॉपिक में बांध दिया, एक एक करके हम लोग चलते रहेंगे। तो हमने क्या किया, पहले उसको सिस्टमैटिक कर लिया, फिर उसके बाद में उसको छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित कर लिया। अब 10वां हमारा है संशोधन का सिद्धांत। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि टीचर को हमेशा अपडेट रहना चाहिए, तो छात्रों के लिए क्या होता है, छात्रों के लिए भी वो चीज जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको बार बार दोहराना चाहिए, और टीचर को चाहिए कि विभिन्न उदाहरण दे करके एक बात को विभिन्न उदाहरण दे करके समझाया जाए। यानी विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से विशेष की ओर आना, क्रमशः निगमन और आगमन विधि होती है। ये छात्र और शिक्षक के बीच में ये पर्यंत चलती रहती है। कब तक चलती है, औपचारिक शिक्षण के दौरान। अनौपचारिक शिक्षण तो देखिए हमारा शुरू हो जाता है, इस विषय में हम बात करेंगे, लेकिन औपचारिक शिक्षण जो होता है हमारा, उसके दौरान हमें संशोधन जरूरी होता है किसी भी एजुकेशन का। कि कोई भी चीज अगर हमें समझनी है तो विभिन्न उदाहरणों से समझ में आनी है। तो इससे क्या होता है, छात्रों को बहुत लंबे समय तक वो चीज याद रहती है या हमेशा के लिए याद रहती है, उसके मस्तिष्क में बैठ जाती है चीजें। ठीक है, अगला चलते हैं, सृजनात्मकता का सिद्धांत। तो भैया सृजनात्मकता का सिद्धांत जो होता है, इसमें कक्षा के वातावरण को तनाव मुक्त बनाने के लिए थोड़ा हास्यपूर्ण माहौल, थोड़ा रचना धर्मिता, थोड़ा क्रिएटिविटी होनी चाहिए क्लासेस में। तो इससे क्या रहता है, बहुत बोरिंग नहीं लगता है। क्लास में ये रहता है कि यार वही चैप्टर चल रहा है, आज कुछ नया है ना, आज कुछ नया हो जाए। तो नया कैसे होगा, टीचर को चाहिए थोड़ा सा हास्य, बिल्कुल एक गंभीर प्रकृति का माहौल, कक्षागत नहीं होना चाहिए। इसमें छात्र भी तनावपूर्ण आ जाते हैं और शिक्षा का जो अधिगम स्तर होता है वो नीचे जाने लगता है। वो चीजें फिर मजा नहीं आती हैं, क्योंकि लंबा पीरियड होता है, टाइम होता है। इसलिए हमको क्या करना होता है सृजनात्मकता के सिद्धांत के अंतर्गत, कि हमको थोड़ा सा हंसी का माहौल करना होता है। हंसी का मतलब चुटकुलाबाजी नहीं, उसी एजुकेशन फील्ड्स में कुछ नई नई टिप्स छेड़ना, कुछ क्रिएटिविटी करना। टीचर ने स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया, भाई आज ऐसा है, हमने पढ़ाया तो नहीं आपको, लेकिन देखते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता जानते हैं, आप इस टॉपिक में जरा 5 मिनट बोलिए बेटा। तो वो बोला कह रहे सर आपने समझाया नहीं, अरे बेटा कुछ तो बोलो, कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ भी बताओ। तो इसमें क्या रहता है कि क्रिएटिविटी आती है, तो स्टूडेंट्स को भी लगता है नहीं यार क्या बात है, अचानक सर कह रहे हैं, अच्छी बात है, हमको पढ़ के जाना है। इससे बहुत सारी चीजें हमारी आती हैं। ये देखिए, ये जो चीजें है ना, ये बहुत उस तरीके की मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये उदाहरण भी मैं आपको बहुत बेस उदाहरण दे रहा हूं कि चीज समझ में आने लगे। शब्द से हमेशा क्या होता है, कभी कभी भिन्नताएं आ जाती हैं। कि जैसे कि यहाँ पे शब्द जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत क्या मतलब है, व्यक्तिगत मतभेदों का सिद्धांत। तो यहाँ पे शब्द तो ठीक आ रहा है, लेकिन उसमें शिक्षण में क्या अंतर, उसका इन्वॉल्वेशन है, ये चीज हमको समझना होता है। ठीक है, तो बेहतर आप समझेंगे, हम छोटे छोटे उदाहरण, एक लाइटली उदाहरण देकर के बेहतर चीज को समझाने का प्रयास कर रहा है। तो सृजनात्मकता के सिद्धांत के अंतर्गत ये आ गया। अब आता है हमारा लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या करना होता है कि लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत जो होता है, इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक स्वतंत्रता होती है कि स्टूडेंट्स अपनी बात को अच्छे से टीचर तक समझा सके कि भाई मुझे ये चीज नहीं आ रही है सर। थोड़ा सा निरंकुशवादी होना चाहिए शासन प्रणाली, निरंकुशवादी, टीचर के प्रति निरंकुशवादी होना चाहिए। भाई देखिए, कल आपको होमवर्क करके आना है, कल आप नहीं आए तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो इससे क्या रहता है कि अगर अगले दिन स्टूडेंट किसी भी कारणवश होमवर्क करके नहीं आया तो उसके अंदर एक डर ना हो, अगले दिन स्कूल आने की उसके अंदर जिज्ञासा बनी रहे। इसलिए क्या किया जाता है कि निरंकुश बनना पड़ता है, और ये करा जाता है कि भाई अगर आप कल करके नहीं आए तो बेटा रीजन बताइए, और रीजन नहीं है तो आप ऐसा करिएगा, मुझे कल करके दिखा दीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो बेटे मुझे बताइए, मैं आपको समझा दूंगा। एक निरंकुश, ये नहीं कि बिल्कुल अंकुश वाला। तो इसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच आपसी बहुत अच्छा सामंजस्य गठित हो जाता है, और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स के प्रति अपने खुद के आत्मसम्मान और खुद की रचना धर्मिता 10 से 50 गुना बढ़ती है। ये टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये हमारा जो था सामान्य सिद्धांत का है, मैंने आपको बताया कि क्या था सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है। और आप याद करिए, मैंने शुरू में भी आपको ये बताया था कि इन्हीं एक दूसरे के पूरक होते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, लेकिन ये एक स्थूल रूप में होते हैं जो
प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, और ये होता है प्रॉपर एक भावनात्मक चीजों को लेकर के, ये स्टूडेंट्स के प्रति भावनाएं पैदा करना, किसी भी टाइप की भावनाएं पैदा करना, वो इसमें थोड़ा मूल है, थोड़ा सा सूक्ष्म है अंतर, लेकिन बहुत बेहतर जानेंगे जब अभी 8 के 8 भी समझेंगे ना, अपने आप पता चल जाएगा कि भावनात्मक ज्यादा होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेरणा, रुचि, गतिविधि, अब देखिए इसमें प्रेरणा और रुचि दोनों है सिद्धांत, तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर, इसमें ये होता है प्रेरणा और रुचि के सिद्धांत में आपको ये पता होगा कि कोई भी किसी भी छात्र जो है एक ही मनोवैज्ञानिक सत्व का नहीं होता है, उसके भिन्न भिन्न सत्व होते हैं, भिन्न भिन्न सबकी विचारधाराएं होती हैं। तो उस तरीके से क्या करना होता है, छात्रों के अंदर उस बात को प्रेरित करना जो उनकी जरूरत के लिए हो, जो उनकी जरूरत हो, आगे ऐसे उदाहरण देना जो उनके लिए बहुत प्रभावी सिद्ध होते हैं, भविष्यगत उदाहरण देना कि भाई आप पढ़ लिख लेंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी, आप नेट की क्वालिफाई कर लेंगे, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे तो आप अच्छी पीएचडी स्कॉलरशिप पे करेंगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पा जाएंगे, ऐसे करके कुछ आगे चीज करना, तो एक प्रेरणा देना जो उनकी जरूरत के लिए हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मनोरंजन का सिद्धांत, मनोरंजन के सिद्धांत में क्या होता है कि सबसे पहले जो एक लंबी अवधि तक शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया चल रही होती है, उसमें एक समरसता ना आ पाए, इसलिए उसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा मनोरंजन, जैसा कि अभी मैंने सामान्य सिद्धांत में भी बताया था सृजनात्मकता के सिद्धांत में, तो वैसा ही है कुछ इसमें, तो आप इसको मनोरंजन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, सेम वैसी चीज है और आप खुद बेहतर समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये बेसिकली जो होता है छोटे बच्चों के लिए यूज होता है, प्राइमरी तक के बच्चों के लिए, उनको कई बार एक चीज याद दिलाई जाती है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, अब जो 5 बार बोलेंगे टीचर भी बी फॉर बॉय करता है, फिर ऐसे छोटे बच्चों के लिए पुनरावृत्ति, दोहराना हो, बार बार दोहराना, तो बच्चों के मानसिक स्तर पर क्या होता है, उनके जो मतलब मानसिक स्तर होता है, प्रथम चरण होता है, वो बहुत अच्छे से बैठ जाता है बच्चों के, तो आगे के लिए फायदा होता है, बस और कुछ नहीं। रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, तो ये जो होता है ये बेसिकली मैथ्स, केमिस्ट्री या किसी भाषा को समझने के लिए होता है, इसमें यूज होता है भाषा इन द सेंस, जैसे फ्रेंच है, हम लोग हिंदुस्तानी में हिंदी बेसिकली यूज है, इंग्लिश यूज है, तो अलग टाइप की लैंग्वेज, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, कोई भी ऐसी भाषा जो अभी अपने यहाँ वैसे प्रचलित ना हो, उस भाषा को समझने के लिए, और बाकी मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके फॉर्मूलाज करने के लिए, इसमें रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का स्किल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, किसी भी भाषा को लेकर के अगर विशेष रूप से अगर भाषा का अगर बात की जाए, तो भैया आपको हिंदी में बात करनी है, प्रॉपर हिंदी में, तो वो हिंदी की दृढ़ता आएगी, तो लोग क्या करेंगे, अंदर खुद का प्रयास करेंगे समझने का, और कहेंगे कि नहीं मुझे हिंदी करनी है, तो हिंदी के बारे में थोड़ा तैयार करना चीजें, तो आत्म अभिव्यक्ति इसमें होती है। देखिए मैंने लिखा है ना आत्म अभिव्यक्ति, तो आत्म अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, आपकी अभिव्यक्ति क्या, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप सामने करिएगा, किसके बीच, टीचर के बीच। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, स्टूडेंट्स के प्रति ये चीज बहुत जरूरी है टीचर के लिए कि हमेशा किसी ना किसी विषय के लिए अगर वो हतोत्साहित हो रहा है तो टीचर उसको प्रोत्साहित करे, इंक्रीज करे चीज के लिए, नहीं परेशान नहीं होना है, होगा जरूर होगा, परेशान होती है, आप बेटा ये करिए कि आपसे क्या क्या पहलू छूटे थे, अब उनको बढ़िया से रिकवर करिए, परेशान लेकिन नहीं होना है आपको। तो टीचर का मतलब है उसको सहानुभूति दे, और ऐसा ही नहीं है कि जो बेटे पहले छूट गए थे चैप्टर, जो आप नहीं तैयार कर पाए थे, इस वजह से आपके कम मार्क्स आए हैं, तो आपको क्या करना है, वो सही तो करना है, लेकिन सही कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है सहानुभूति तो करना और सहयोग भी देना, ये आता है इसमें। देखिए मनोवैज्ञानिक ही चल रहा है पूरा, ये केंद्रित रखिएगा, ये चीज बहुत जबरदस्त केंद्रित रखिएगा, ये भावनात्मक प्रक्रियाओं को, छात्रों के अंदर जो भावनात्मक प्रक्रिया है उसको बूस्ट करता है, ये इसके अंतर्गत आती चीजें। आगे चलते हैं हम लोग, प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है कि कोई क्विज हुआ उसमें पास हुए तो हम जरूरी नहीं कि सिर्फ एक को गोल्ड मेडल दें, ऐसा नहीं होता है। हर छात्रों को उसी कैटेगरी के हिसाब से, चूंकि वो बहुत अपने अंदर हीन भावना लाए छात्र, इसलिए सबको कहीं ना कहीं कॉन्सोलेशन प्राइज, सांत्वना पुरस्कार, संतुष्टि वाली पुरस्कार उसको देने चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। नहीं बेटा बहुत अच्छा कि बेटा आप 10 में से 1 नंबर पाए हो, लेकिन बेटा 1 पाए हो, 0 तो नहीं आया ना, तो अभी 9 बचे, 9 जल्दी से आ जाएंगे, मेहनत करो। इस टाइप की कुछ पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बात करनी चाहिए, और छात्रों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा करने के लिए सकारात्मक विचार उसके अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, चलिए इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत।
इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का यहाँ पे ये मतलब है कि कोई भी शिक्षा चल रही है तो उसको, जैसे मल्टीमीडिया हो गया और बहुत सारी ग्राफ का तरीका हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, मैं तो नहीं लिए हूँ लेकिन जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया, और जैसे कि आपको पृथ्वी का पूरा चार्ट चाहिए तो आपको बढ़िया से कुछ नहीं, एक पृथ्वी का ग्लोब लिया है, ग्लोब देख लिया यूं करके घुमा के, यहाँ पे एशिया है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ये रहा कनाडा है, ये रहा ऐसे से ना। तो ये सब चीज़ें थोड़े ग्राफिटिकल चीज़ें हैं जो मतलब सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें बहुत प्रभावी हो रही थी। और आपको खुद ये बात पता चलती होगी कि ये हमेशा याद रहता है, ये हमेशा याद रहता है। अगर इस टाइप की चीज़ें, मल्टीमीडिया का इस टाइप के डिजिटलाइजेशन अगर एजुकेशन होती तो हमेशा याद रहती है। ठीक है, अब आता है हमारा आखिरी, उपचारात्मक शिक्षण सिद्धांत। तो ये टीचर के लिए बेसिकली होता है कि वो टीचर अपना खुद का आत्म आकलन करे कि आखिर उस चीज को क्यों नहीं अच्छे से वो चीज क्लियर हो पा रही है, और फिर उसका सुधार करके फिर आगे करे, फिर उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करे। ये टीचर के लिए होता है, ये उपचारात्मक सिद्धांत होता है। किसी भी विषय वस्तु को लेकर के वो उपचार करे और उसको बहुत बेहतर समझाने का प्रयास करे। ये हमारे थे आज शिक्षण अभिक्षमता का शिक्षण के सिद्धांत, जो आज हमने मनोवैज्ञानिक को सामान्य 2 तरीके से इसको समझा है। और आपको ये, मुझे उम्मीद है कि आपको हमेशा याद रहेगा। इस तरीके से हम फर्स्ट पेपर के लिए जल्दी से जल्दी सारी यूनिट्स, शिक्षण के सूत्र हैं, उद्देश्य हैं, मूल्यांकन प्रणाली, सैंपलिंग, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं जल्दी से जल्दी। और जल्दी से जल्दी आप लोग भी थोड़ा साथ दीजिए, इसको क्लियर करिए, फिर हम लोग रिसर्च पे आते हैं। समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा अगर आपको अच्छा लगा हो तो सारी की सारी औपचारिकताएं अब अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे जो हमारे प्रयास हैं आप लोगों के प्रति वो अच्छे से हैं। तो लिहाजा आप लोग भी थोड़ा सा कुछ हाथ बढ़ाएं, और हम भी हाथ बढ़ा रहे हैं। और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए और बहुत अच्छे से नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए। और कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में, मेरे यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में, और टेलीग्राम पे जो हमारे दोस्त हैं, और इंस्टा पे सब हमारी सोशल मीडिया है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दे रखा है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और औपचारिकताएं जरूर निभाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।